सज्जाद हुसैन खान नेशनल क्लब ड्रामा ने किया है। आपके समक्ष सारे कलाकार एक कोशिश कर रहे हैं, गलती हो तो हमें क्षमा करें, प्रोत्साहन दें ताकि नाटक अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक राष्ट्र नायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सदैव याद किए जाते रहे। बाल्यकाल से ही उनकी विलक्षण प्रतिभा ने उनके उज्जवल भविष्य का निर्णय दे दिया था। डॉक्टर मुखर्जी देश के लिए जन्मे, जिए, जूझे और अंत में शहीद हो गए। एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के विचारधारा के साथ चलते हुए उन्होंने कहा था, या तो विधान लूंगा या बलिदान दूंगा। और अंत में उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। से आ रहा है। आज सभा में अपने आशुतोष मुखर्जी की खूब चर्चा थी। आशुतोष मुखर्जी? कौन आशुतोष मुखर्जी? बाबा, आशुतोष मुखर्जी की जानी ना? ना। अरे आशुतोष मुखर्जी खूब विद्वान व्यक्ति हैं। वो अपने छात्र जीवन से ही गणित विषय में खूब आगे थे। बाद में वो लंदन मैथमेटिक्स सोसाइटी के सदस्य बने। अभी वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। इसके अलावा वो कोलकाता विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी आते। हाँ, ज्योमेट्री संबंधित उन्होंने ऐसी प्रस्तुति की कि उनके इस खोज को मुखर्जी थ्योरम के नाम से जाना गया इंग्लैंड में। की बोलछिन दादा, इतना ज्ञानी व्यक्ति, दादा ऐसे व्यक्ति का दर्शन ही जीवन धन्य कर देगा। दादा दादा हमको भी ले चलो ना, हमको भी उनका दर्शन करना है दादा। हाँ तो चलो हमारे साथ। हाँ, चलो 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 दादा। मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम्हें और बच्चों को साथ लेके जाता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें और बच्चों को देश को समझने
और देखने का मौका मिले। मेरे बच्चों इधर आओ। जिस भूमि में हमने जन्म लिया उसे मातृभूमि कहते हैं। उसकी सेवा सर्वोपरि है। तुम्हें संसार के भिन्न भिन्न देशों की शिक्षा पद्धति और वहाँ की जीवन शैली को जानते हुए अपने देश की रक्षा करनी है, और यही हमारा कर्तव्य है। जी पिताजी। आओ। माता पिता तारा शुद्ध সকলি হবে তোমার পর প্রেরো না আমার কেন বাঁধো দালান ঘর। पिताजी, 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 आशीर्वाद दीजिए पिताजी। पिताजी आशीर्वाद दीजिए। अपने श्यामा प्रसाद बाबू पूरे कॉलेज में इंग्लिश बीए ऑनर्स में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। क्या बात है, खूब भालो, खूब भालो। बधाई हो बेटा। माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि वो तुम्हें जिंदगी की हर परीक्षा में प्रथम उत्तीर्ण करे, चाहे वो देश समाज के लिए ही क्यों ना हो। माँ, बाबा, आप दोनों के लिए एक खुशखबरी और है। खुशखबरी? मैंने बंगवाड़ी नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया है। अच्छा, कहाँ है? बंधु पत्रिका। बंधु रास्ते में दिया था पत्रिका। बंधु बाबा को दिखाना, मजाक मत करो बंधु बाबा। आहा, बांगवाड़ी, खूब भालो बेटा, खूब भालो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, खूब भालो। देखो योग माया जी। बेटा, मुझे लगता है तुम्हें जीवन के अगले पड़ाव में कदम रख लेना चाहिए। तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। माँ, 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 बोलो बेटा। माँ, मैं बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाना चाहता हूँ। जाओ बेटा। तुम्हारे पिताजी भी यही चाहते थे कि तुम बड़े से बड़े व्यक्ति बनो, देश समाज की सेवा करो। प्राण पाखी उड़े जाते इंजरों से
हाँ दादा हाँ दादा शुभारंभ। तुम्हारी पत्नी सुधा का स्वर्गवास हुए आज 2 महीने हो गए। तुम्हारी ये स्थिति और बच्चों को देखकर मेरी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या होगा इन बिन मां के बच्चों का? यदि तुम दूसरे विवाह के लिए हाँ कह दो तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं मां, मैं इसकी स्वीकृति नहीं दे सकता। अब देश की स्वतंत्रता ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। बापू प्रणाम। बापू ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। नमस्कार। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। मालवीय जी के जाने के बाद हिंदुओं का नेतृत्व करने वालों की आवश्यकता थी। यदि ऐसा है तो आप सांप्रदायिक कहकर मेरी भर्त्सना करेंगे।
समुद्र मंथन के बाद जिस प्रकार भगवान शंकर ने विष पान किया था, उसी प्रकार भारतीय राजनीति के विष को पीने के लिए भी किसी की आवश्यकता थी। वो तुम ही पूरी कर सकते हो। पटेल एक कांग्रेसी है जिसका हृदय हिंदू का है। तुम एक हिंदू भाई हो जिसका हृदय कांग्रेस का है। দেখা করতে চাইছে। হ্যাঁ, আর এইটা এই কাগজটা দিয়েছে, দেখুন তো কি করবো বলুন না। উফ, बुला लो। কি बुला लाओ। ও ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ দাদা ভাই আসুন। ও বাবা, नमस्कार नमस्कार। প্রণাম। कहिए। हम हिंदू महासभा की এই ओर से দাদা জল খান। হ্যাঁ, हम हिंदू শ্যামা বাবু আপনাকে জল দিও। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। कहिए हम हिंदू कहिए कहिए। हम हिंदू महासभा की ओर से आपसे ये निवेदन करने आए हैं कि इस बार होने वाले अधिवेशन की अध्यक्षता आप करें, क्योंकि विनायक दामोदर सावरकर जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता का निमंत्रण आप स्वीकार करें। विनायक जी की सेहत ठीक नहीं? जी। ठीक है, मैं सहर्ष इस अधिवेशन की अध्यक्षता का निमंत्रण स्वीकार करता हूं। प्रशासनिक क्षेत्रों में सांप्रदायिक पक्षपात का बोलबाला है और एंग्लो इंडियन षड्यंत्र का पनपना जारी है, तब तक हिंदू महासभा को निर्भीक और क्रियाशील राजनीतिक संगठन के रूप में आगे बढ़ना है, क्योंकि उसी से हिंदुओं तथा समग्र भारत के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। जब तक भारत में तीसरी पार्टी जीवित है, तब तक ब्रिटिश सरकार से पोषण पा रही ये कलहप्रिय राष्ट्रीय घातक तथा हिंदू विरोधी पार्टी मुस्लिम लीग मुस्लिम जनता को प्रभावित कर हमारे अधिकारों का हनन करती रहेगी। इसीलिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपने स्वाधीनता और अधिकारों की रक्षा के लिए हमें राजनीतिक संगठन जरूर बनाना चाहिए। श्यामा बाबू जिंदाबाद, 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 श्यामा बाबू जिंदाबाद।
कोई भी व्यक्ति जो भारत की एकता को विध्वंस करना चाहता है या विभाजन का सक्रिय समर्थन करता है, वो राष्ट्रद्रोह के सबसे बड़े जुर्म का अपराधी है। हम ब्रिटिश सरकार से अनुरोध करेंगे कि वो अपने विभाजन के निर्णय पर पुनः विचार करे। यदि मिस्टर जिन्ना और मुस्लिम लीग को आपकी शर्तें मान्य नहीं है तो आप उनका अनुमोदन छोड़िए, हमारे साथ अखंड भारत का समर्थन कीजिए। मैं फिर कहता हूं, पाकिस्तान सांप्रदायिक समस्या का हल नहीं है, बल्कि इससे भय और उग्र होगा, धार्मिक मधानता जाग उठेगी, जिसका परिणाम गृह युद्ध होगा। मैं बस ये कहना चाहता हूं, मेरे जीते जी भारत का विभाजन नहीं होगा। एटा चोलबे ना। क्या নোয়াখালী में তার জন্য আপনার সাথে কিছু লোক যোগাযোগ করতে চেয়েছে। उन्हें जल्दी भीतर बुलाओ। ঠিক আছে দাদা ভাই আসো। दादा दादा हमको बचा दो, दादा हम आपके हाथ जोड़ते हैं, नहीं मरते हैं, हमें बचा दो। दादा हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। दादा हमें बचा दो। धैर्य रखो, एक एक करके बताओ हुआ क्या है। दादा जब से भारत विभाजन की घोषणा हुई है तब से हमारे नोआखाली में हिंसा बरसातें अपने चरम पर पहुंच गई है। हाँ दादा, मुस्लिम लीग ने हिंदू मुस्लिम दंगे भड़का दिए हैं, वहां से सारे हिंदुओं को मारकर भगाया जा रहा है ताकि वहां पर मुस्लिम प्रदेश बनाया जा सके। मुस्लिम लीग में ब्रिटिश सरकार का हाथ है दादा, हमें बचा लो दादा, हमें बचा लो। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जगह जगह मासूम बच्चों की हत्या कर उनके शवों को उनकी माताओं के शरीर पर डाल दिया गया है। ये तो उन्होंने अपनी राक्षस प्रवृत्ति का परिचय दिया है। हमें अभी नोआखाली के लिए निकलना है। हम सब सीधे जाकर मुस्लिम नेताओं से मिलेंगे। काका, काका, है क्यों लो? मेरा बैग तैयार करो, हमें अभी नोआखाली के लिए निकलना है, अभी क्या अभी। आइए। काम क्या है? मियाँ कौन है? श्यामा बाबू आए, भेजो। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ, आज जो ये मैं बर्बरता का कृत्य अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं, आश्चर्यचकित हो उठा हूं मैं। आप लोगों की मौन स्वीकृति के बिना ऐसी बर्बरतापूर्ण घटना हो ही नहीं सकती। एक बात आप अच्छे से जान लें, यदि इन घटनाओं की प्रतिक्रिया पश्चिमी बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों में होनी शुरू हो गई तो वहां रह रहा एक भी मुसलमान जिंदा नहीं बचेगा।
मियां, अब तक हम हिंदुओं ने वहां रह रहे मुसलमानों की सुरक्षा का दायित्व अपने हाथ में ले रखा है। आपको हमारे साथ दंगाग्रस्त क्षेत्रों में चलना होगा। बंदी बनाई हुई हमारी बहनों को मुक्त कराना होगा। चले, चलिए। सारे मंसूबों को विफल करना होगा। जी जहां भी इस तरीके की घटनाएं होने की खबर मिले, हमें ऐसे ही साथ में रहकर उनका सामना करना है। हे देवी मां, आज हमने अपनी 100 बहनों को मुक्त कराकर कलकत्ता भेज दिया है। ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हम हिंदुस्तान नेशनल गार्ड नाम का एक संगठन बनाने की घोषणा करते हैं। हिंदुस्तान Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm, read into the office of minister. I will bear true faith and allegiance, Constitution of India as by law established, and I will do right to all manner of people without fear or favor, affection or ill will. I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm and not directly or indirectly communicate or reveal any person, any matter which will be brought under my consideration or shall become knows me as minister, except may be required. Do discharge my duty as minister. मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद आशुतोष मुखर्जी स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री की शपथ लेता हूं। मेरा एकमात्र उद्देश्य मातृभूमि की सेवा करते हुए देश को प्रगति पर ले जाना और देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का विकास करना है। नमस्कार, यह आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बेंगलोर में हवाई जहाज कारखाना, बिहार के सिंदरी में खाद बनाने का कारखाना, साथ ही चित्रंजन में रेलवे इंजन बनाने का कारखाना स्थापित किया।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार बनाई है कि इसका लाभ आने वाली 100 पीढ़ियों को मिल सके। आइए अब सुनते हैं मौसम का हाल। अध्यक्ष महोदय, हमें ये सूचना मिली है कि पाकिस्तान ने पूर्वी बंगाल के हिंदुओं पर आक्रमण शुरू कर दिए हैं, जबकि विभाजन के समय यह शर्त थी कि पूर्वी बंगाल के हिंदुओं की संरक्षण की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, हमारे हिंदू भाई बहनों को उनके घर परिवार उजाड़कर हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश करना पड़ रहा है और ये संख्या लगभग 20 लाख के आसपास है। अध्यक्ष महोदय, हमें इस पे कोई ना कोई कार्रवाई करनी होगी। इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी से ये निवेदन करता हूं कि वे इसका कोई समाधान निकालें। क्या बोल रहे हैं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। संसद की गरिमा बनाए रखें। माननीय सदस्य श्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान ने अपनी बेईमानी का रंग दिखाना शुरू कर दिया है। वहां पर हजारों हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है, मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी फोड़ी जा रही हैं। इस नरसंहार पर भारत चुप नहीं रह सकता। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस समस्या का हल निकाल पाने के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय नेहरू जी, जो हिंदू पाकिस्तान से भगाए जा रहे हैं उन्हें वहीं बसाने के लिए सेना के साथ मिलकर कार्रवाई की जाए, और यदि ऐसा नहीं करना है तो पाकिस्तान से उन्हें पुनः बसाने के लिए पर्याप्त भूमि ली जाए। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की पाकिस्तान सरकार से इस पर बातचीत करते हुए समझौते की तैयारी चल रही है। ऐसी कागजी नीति समाप्त करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेहरू जी मंत्रिमंडल में किसी की बात मानना नहीं चाहते, तो मेरा इस मंत्रिमंडल में रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अरे इसमें त्याग पत्र देने की बात क्या हो गई? त्याग पत्र ही दे रहा हूं मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भारत का बंटवारा अपरिहार्य हो गया तब मैंने भी बंग विभाजन के पक्ष में जनमत बनाने के लिए बहुत जोर लगाया था, क्योंकि मुझे भय था कि कहीं पूरा बंगाल और संभवतः आसाम भी पाकिस्तान को न दे दिया जाए। मृत्युव्याधि भयंकस्य
नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है। आपने मिलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप राष्ट्रीय हितों के कार्यों में लगे हुए हैं और हमारा संपूर्ण जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित है। गुरुजी, मैं अपने मन की व्यथा लेकर आपके पास आया हूं। संकोच करें। गुरुजी, स्वतंत्र भारत के इस प्रथम मंत्रिमंडल में हर तरह की विचारधारा के लोग हैं, किंतु नेहरू जी की नीतियां और सरकार के फैसलों पर समाजवाद की प्रतिछाया में साम्यवाद की स्पष्ट झलक मिलती है। जम्मू कश्मीर में शेख से दोस्ती और वहां राष्ट्र विरोधी तत्वों को पनपने देने की शय से लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण की हद तक जाने वाले नेहरू जी मंत्रिमंडल में अपने साथियों के मशवरे की परवाह तक नहीं करते। इन्हीं परिस्थितियों के चलते मैंने त्यागपत्र दे दिया है गुरुजी। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी भारत की अखंडता में गहन आस्था हो। गुरुजी, मैं अपने मन की पीड़ा आपको व्यक्त करके उसका समाधान मांगता हूं। समाधान? गुरुजी, कांग्रेस सांप्रदायिक तुष्टीकरण में लगी है और अन्य दल स्वार्थपरक राजनीति में लगे। गुरुजी, कोई ऐसा दल जो भारत में गहन आस्था रखते हुए बहुसंख्यक हिंदुओं के विषय पर देश की अखंडता से कोई समझौता ना करे। गुरुजी, मन की गहराइयों में उतरकर जब खुद से प्रश्न करता हूं तो सिर्फ एक ही उत्तर मिलता है। एक ऐसा दल बनाया जाए जिसमें हमारे विचारों की झलक हो। मैं आपके विचारों से प्रभावित और पूर्ण सहमत हूं। हिंदू राष्ट्र को उसके पूर्ण गौरव के साथ पुनः प्रतिष्ठित करने का विचार लोकतांत्रिक अवधारणा से बेमेल नहीं है। हिंदू राष्ट्र और गैर हिंदू समुदायों को भी राष्ट्र जीवन में तब तक राजनीतिक और सांस्कृतिक विचारधारा की स्वतंत्रता है और समानता की गारंटी है जब तक वे राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल ना हो। आप एक कार्य कीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर एक राजनीतिक दल का निर्माण कीजिए।
ठीक है गुरुजी। हम 21 अक्टूबर 1951 को राजधानी दिल्ली में भारतीय जनसंघ के निर्माण की घोषणा करते हैं। राष्ट्रमंडल में रहने के निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन की नीति पाकिस्तान के प्रति आश्चर्यजनक रूप से पक्षपातपूर्ण रही है। हमारा मानना है कि भारत का विभाजन एक मूर्खतापूर्ण दुखांत घटना है, जिससे कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, ना ही इससे किसी की सामाजिक, आर्थिक और सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने में सहायता मिली है। हमारी पार्टी यह मानती है कि जम्मू कश्मीर विषय को यूएनओ से हटा लेना चाहिए और फिर वहां मत संग्रह का कोई प्रश्न ही नहीं उठाना चाहिए। नेहरू जी विभाजन के बाद भी पाकिस्तान की सनक के सामने लगातार झुकते चले आ रहे हैं और हमें धमकी देते हैं, मैं जनसंघ कुचल कर रख दूंगा। मैं कहता हूं, मैं ऐसी कुचलने वाली मनोवृत्ति को ही कुचल कर रख दूंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! नेहरू जी दावा करते हैं कि उन्होंने भारत को जान लिया है, मगर वास्तविकता यह है कि उन्होंने अभी तक अपने मानस को, जिस पर अहिंदू और अभारतीय संस्कारों का मोटा पर्दा पड़ा है, जानना बाकी है। श्यामा बाबू जिंदाबाद! श्यामा बाबू जिंदाबाद! श्यामा बाबू जिंदाबाद! श्यामा बाबू जिंदाबाद! मानना पड़ेगा जो चल रहा है आजकल संसद में। एक बात तो माननी पड़ेगी, विरोधी दल के रूप में श्यामा बाबू सब पर मारे। अरे भाई, वो हमारे विरोधी दल के मुख्य नेता के रूप में है। एक बात तो और माननी पड़ेगी, इस संसद में पंडित नेहरू जी के समतुल्य कोई है तो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वे अपने उत्तर इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका उत्तर तक पंडित नेहरू नहीं दे पाते। और ये बात स्वयं पंडित नेहरू भी जानते हैं। चलिए देखिए संसद में चलिए। माननीय महोदय, अरे क्या ये तो हमेशा ऐसे ही करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष माननीय सदस्य शांति बना रखें। विरोधी दल के सदस्यों की संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए। विरोधी दल के ना होने के कारण सभी वह दल जिनके सदस्यों की संख्या 25 से अधिक है, उन सभी को मिलाकर एक संसदीय गुट की घोषणा की जाती है। अब सत्र की कार्रवाई सुचारू रूप से शुरू की जाएगी। माननीय सदस्य प्रधानमंत्री नेहरू जी अध्यक्षीय भाषण देंगे। अध्यक्ष महोदय, सभा में उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, मैं आज इस सदन में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारी सरकार जातिवाद, प्रांतवाद और सांप्रदायिकता की कड़ी निंदा करती है। हमारी सरकार में इसका कोई स्थान नहीं है। हम देश में किसी प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां नहीं होने देंगे। अध्यक्ष महोदय,
हमने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उसे पूरा करते हुए हमारी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेहरू जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में जिस जातिवाद, प्रांतीयवाद और क्या कहते हैं सांप्रदायिकता की निंदा की है, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए हर सुविधाजनक स्थान पर उसी को बढ़ावा दिया है। यह अत्यंत शोभाजनक तथ्य है। आज हम संसद के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि शेख अब्दुल्ला ने जो घोषणा की है कि कश्मीर रियासत पर भारतीय संसद का कोई अधिकार नहीं है, क्या यह राष्ट्र विरोधी नहीं है? हमें इस पर कड़ी आपत्ति जतानी चाहिए, क्योंकि एक गलती हम बंगाल में कर चुके हैं और ऐसी प्रवृत्ति को बढ़ावा ना मिले। अध्यक्ष महोदय, कश्मीर मुद्दे में मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से ज्यादा जानता हूं। देखिए, पाक अधिकृत क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्नों से तो नहीं मिलेगा ना, और आप पत्र व्यवहार कर उसे शांति में ढंग से भी नहीं पा सकते हैं। अरे आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा तात्पर्य यह है कि अगर हम बल प्रयोग नहीं करेंगे तो कश्मीर से हाथ धो बैठेंगे। मैं माननीय नेहरू जी को कुछ बताना चाहता हूं। नेहरू जी हमसे कहते हैं मैं सब जानता हूं। ये किसी भी वस्तु के विषय में किसी भी व्यक्ति से अधिक जानते हैं। बताइए, अब ऐसे रवैये के साथ संसदीय काम कैसे चल सकता है? नेहरू जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। आप कहते हैं कश्मीरी भारतीय पहले हैं और कश्मीरी बाद में, अथवा पहले भारतीय नहीं है, कश्मीरी हैं, फिर भारतीय हैं, पहले पीछे या सर्वदा कश्मीरी ही हैं, भारतीय है ही नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमें इस पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि एक गलती हम पहले ही बंगाल में कर चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में यह खबर है कि पाकिस्तान से हिंदू निकल रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या विशेष नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति की गंभीरता को ना समझ पाने के कारण ही पूर्वी बंगाल में रह रहे हिंदुओं को अपने जीवन और प्रतिष्ठा से हाथ धोना पड़ा है। अतः ऐसी गलती पुनः ना की जाए। मैं माननीय सदस्य से पूछता हूं, क्या मेरा कथन गलत था? प्रधानमंत्री जी, आपके कथन, वक्तव्य और दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। जी कंटिन्यू। ये प्रमाण प्रस्तुत करने की बात है। ये सरकारी सूत्रों से आंकड़े तो प्राप्त हुए ही होंगे। यदि एक सदस्य कहता है कि मुझे सूचना मिल रही है, लोगों की निकासी जारी है, लोग अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, तो एक उत्तरदायी प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो खड़े हो और कहें कि मैं इस पर विचार करूंगा और देखूंगा कि इसे कैसे रोका जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह परामर्श मुझे उन माननीय सदस्य की तरफ से मिल रहा है जिनके दल भारतीय जनसंघ के बारे में मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि भारतीय जनसंघ एक सांप्रदायिक दल है। माननीय सदस्य बैठिए, कंटिन्यू। बात को
घुमा देना हमारे प्रधानमंत्री जी की विशेषता है। जब ये किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो इनके पास एक ही जवाब बचता है, सांप्रदायिक दल, सांप्रदायिक दल। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कृपया सहित पूछना चाहता हूं, मुझ में और मेरे दल में सांप्रदायिक वाली क्या बात है? संसद की कार्रवाई 4 बजे तक स्थगित की जाती है। एक जल्दी जी श्यामा बाबू, आज का विषय हमारे दल जनसंघ द्वारा जम्मू कश्मीर की स्थिति पर विचार विमर्श करते हुए उसका निर्णय लेना है। धर्मवीर जी, हमारे दल जनसंघ द्वारा कश्मीर की स्थिति पर बराबर नजर बनाए हुए, परंतु नेहरू जी कश्मीर विषय पर श्री पटेल को कोई कार्रवाई ही नहीं करने दे रहे और स्वयं पूरे कश्मीर मुद्दे को अपने हाथों में लेकर के बैठे हुए हैं। देखिए, हमें अपने मन में स्पष्ट रहना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। यदि हम हवा के रुख के साथ चलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम विवश हैं, शेख अब्दुल्ला जी जो चाहे कर सकते हैं, तो कश्मीर हाथ से जाता रहेगा। तो ठीक है, फिर भारतीय जनसंघ ये निर्णय लेता है कि देश के मार्गदर्शन के लिए उन्हें कार्य करना ही चाहिए, और ये विचार कर हमने ये प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया है कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि मुस्लिम लीग पृथकतावादी प्रवृत्तियों के द्वारा देश का विभाजन करवाया है और अब कश्मीर में भी वही हो रहा है। इसलिए आज 29 जून को कश्मीर दिवस मनाए जाने की घोषणा करते हैं। मैं मिर्जा अफजल बेग आज 24 मार्च 1952 को कश्मीर असेंबली में अपनी तकरीर रखना चाहता हूँ कि जिसमें जम्मू कश्मीर रियासत भी यूनियन ऑफ इंडिया के तहत अपने आप में एक जमहूरी रियासत होगी। जहाँ तक रियासत के कानून साजी का सवाल है तो हम उसके तहत ऐसा खाका तैयार करना चाहते हैं कि जिसमें जम्मू कश्मीर रियासत भी दूसरी गैर रियासतों की तरह अपने आप में एक जमहूरी रियासत होगी। इसलिए हमारे मंसूबे के तहत कश्मीर में हमारा अपना अलग सदर होगा और सबसे अलग हमारी नेशनल असेंबली भी होगी और फिर सबसे अलग हमारा परचम भी होगा। मैं शेख अब्दुल्ला आज 29 मार्च 1952 को कश्मीर असेंबली से ये ऐलान करता हूँ कि हम 100% काबिल मुतालिक हैं। हम एक खुदमुख्तार कौम हैं और कोई भी मुल्क हमारी तरक्की और फलाह बहबूदगी के रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। न हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और न किसी और मुल्क की पार्लियामेंट हम पर कोई हक रखती है। मैं प्रेमनाथ डोगरा आज पूरे भारत को बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रजा परिषद भी अपनी भागीदारी करना चाहती थी, लेकिन शेख अब्दुल्ला ने हमारे आपके आवेदनों को खारिज कर दिया और प्रजा परिषद को असंगत कहा। हम शेख अब्दुल्ला की मनमानी नहीं चलने देंगे। हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में यह प्रस्ताव
डोगरा जी जम्मू से आए हुए हैं। नमस्कार। आप सभी बंधुजनों को मेरा नमस्कार। प्रेमनाथ डोगरा जी, भारतीय जनसंघ कार्यालय में आपका स्वागत है। ये है हमारे माननीय अध्यक्ष श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। आइए बैठिए, बताइए। जम्मू की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। डोगरा लोगों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, वहां से उन्हें खदेड़ने की साजिश चल रही है। हमारा दल प्रजा परिषद जम्मू विधानसभा में अपनी भागीदारी करना चाहता था, लेकिन हमारे आवेदन अस्वीकार कर दिए गए और हमें असंगत कहा गया। जम्मू में धारा 50 लगा दी गई है और सारी चीजों पर रोक लगा दी गई है। बताइए हम क्या करें? जनसंघ प्रजा परिषद की मांगों का समर्थन करता है और हम आपको आश्वासन देते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार को इस विषय पर उत्तर देना होगा। बिल्कुल। इसीलिए जनसंघ की ओर से कश्मीर की जिम्मेदारी हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सौंपते हैं और इस विषय में आगे जो भी कार्रवाई होगी उसका निर्णय आप स्वयं लेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। आज मैं ये जिम्मेदारी ग्रहण करते हुए आप सबके माध्यम से जम्मू कश्मीर सरकार और नेहरू जी को यह बता देना चाहता हूं, आप डोगरा लोगों का नाश करने में समर्थ नहीं होंगे। ये अभी तक हिंसा के समर्थक नहीं बने हैं और आप डोगरा जी आगे भी कोई विरोधात्मक प्रदर्शन और आंदोलन करना चाहते हैं, उसे अहिंसा के आधार पर ही करें, जिससे जनता का सहयोग और सहानुभूति प्राप्त हो। मैं आज से शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी से पत्राचार आरंभ करूंगा। सब कुछ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, जनसंघ के अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया है कि मैं आपसे और शेख अब्दुल्ला से सीधी बातचीत करूं। मैं जानता हूं आप हमसे सहमत नहीं हैं, फिर भी जिन परिस्थितियों ने इस आंदोलन को प्रेरणा दी उनका निष्पक्ष भाव से अध्ययन किया जाना चाहिए। शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में संकट परिस्थिति पैदा कर दी है। आप और शेख अब्दुल्ला ये अच्छे से जान लें कि ये आंदोलन बल प्रयोग अथवा आतंक से नहीं दबेगा। मेरे विचार से प्रजा परिषद का यह आंदोलन न केवल सांप्रदायिक है, बल्कि इसे भारत में पल रहे संकुचित मनोवृत्ति वाले लोगों का समर्थन भी प्राप्त है। मेरा ऐसा विश्वास होने के कारण मेरे पास एक ही रास्ता बच जाता है कि इस आंदोलन का विरोध किया जाए, क्योंकि आज की स्थिति में इसका अर्थ यह है कि जम्मू सरकार और भारत सरकार काम करना बंद कर दे और उन लोगों के आगे घुटने टेक दे जिन्होंने मौलिक संवैधानिक प्रश्नों को चुनौती दी है। आपका पत्र मैंने पढ़ा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके और मेरे बीच में बातचीत के लिए साझी पृष्ठभूमि भी नहीं है। मुझे लगता है आप अपने से असहमत लोगों के विचारों को सुनने की मनस्थिति में भी नहीं है। आप स्वयं खेद अनुभव करेंगे कि आप तर्क का उत्तर तर्क से नहीं दे पाते हैं। जम्मू कश्मीर में रह रहे देशवासियों की सिर्फ इतनी मांग है कि उनकी रियासत पूर्ण रूप से भारत में शामिल हो, किंतु हमारे देश के प्रजातंत्र का दुर्भाग्य है, विरोधी दल को दबाने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का आश्रय लिया जाता है। कोई व्यक्ति ये दावा नहीं करेगा कि आपने कश्मीर विषय पर जो नीति अपनाई है उससे हमारी अंतरराष्ट्रीय ख्याति बढ़ी हो। आप मेरे द्वारा सांप्रदायिकता का आरोप लगाए जाने का बुरा मानते हैं?
क्योंकि हम इसमें भिन्न भिन्न दृष्टि से देखते हैं। यह आज की स्थिति के लिए फायदेमंद नहीं है। मेरा परामर्श है आपको कि आप अपना प्रभाव जम्मू कश्मीर के आंदोलन को समाप्त करने में प्रयोग करें। आप सर्वप्रथम यह निर्णय करें कि आप और शेख अब्दुल्ला प्रजा परिषद के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए सहमत है या नहीं। अगर आप उनसे मिलने के लिए सहमत होंगे तो यह आंदोलन तुरंत समाप्त हो जाएगा। व्यक्तिगत वार्तालाप लाभप्रद हो तो मैं किसी भी समय आपसे मिलने आ सकूंगा। आपका पत्र मैंने मिलने के बहुत देर बाद। भालो, खूब भालो। शेख अब्दुल्ला जी, मैं आपकी प्रजा परिषद के लोगों से मिलने की अस्वीकृति को समझ नहीं सका। आप जो रियासत के प्रमुख प्रतिनिधि हैं और जिनके हाथों में सरकार की शक्ति है, यदि यह निश्चित कर लेते हैं कि विरोधी दल का दमन करना है, तब आप एक जनतांत्रिक नेता नहीं रहते, आप तानाशाह हो जाते हैं। और इतिहास गवाह है, प्रभुत्व संपन्न तानाशाह को स्वाधीनता संग्राम में पराजित होना ही पड़ता है। आज के समारोह में मजा आ गया। हमेशा ऐसा ही समारोह होना चाहिए था। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस झंडे के आगे अपना सिर झुकाना ही होगा। क्या बोल रहे हो? हिंदुस्तान जिंदाबाद! 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 हिंदुस्तान। हम हमारे लोगों की अस्थियों को दिल्ली लेके जाएंगे। दिल्ली चलो, 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 दिल्ली चलो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दिल्ली चलो, 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 दिल्ली चलो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
शेख अब्दुल्ला की नीति जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देगी। अभी लद्दाख का बौद्ध समुदाय, कश्मीरी नागरिक सभी शेख अब्दुल्ला के विरुद्ध हैं, क्योंकि शेख अब्दुल्ला की नीति जम्मू कश्मीर को दूसरा पाकिस्तान बनाने की है। और जब से यह परमिट सिस्टम लागू हुआ है तब से उन्हें और अधिक बल मिल गया है। परमिट सिस्टम? परमिट सिस्टम जिसके अंतर्गत कश्मीर जाने के लिए भारतीय सुरक्षा विभाग द्वारा आज्ञा पत्र लेना आवश्यक है। इसे फौजी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार भारत का नागरिक स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकता है, फिर कश्मीर क्यों नहीं? भाई अगर ऐसी बात है तो परमिट सिस्टम के तहत आज्ञा पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो कश्मीर जाने की तैयारी करते हैं। श्यामा बाबू, इस तरीके से कार्य नहीं होगा, मैं कुछ ना कुछ तो करना होगा। श्यामा बाबू, परमिट सिस्टम के तहत कश्मीर जाने के लिए आवेदन किया गया था, पर उसे अस्वीकार कर दिया गया, जो कि संविधान के विरुद्ध है। नेहरू जी ने बार बार घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर का विलय 100% भारत में हो चुका है। ये तो आश्चर्य करने वाली बात है कि उस राज्य में प्रवेश करने के लिए सरकार की सहमति की आवश्यकता है। ये अनुमति उन कम्युनिस्टों को मिली है जो अपना वही विघटनकारी खेल वहां खेले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं है जो राष्ट्रीयता की दृष्टि से सोचते हैं और करते हैं। यदि उन्हें ऐसा लगता है कि वो हमें रोक लेंगे तो वो गलत सोचते हैं। अब मैं स्वयं जम्मू कश्मीर जाऊंगा। ये खबर सारे समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दो कि हमारी यात्रा 8 मई 1953 को राजधानी दिल्ली से पंजाब और फिर जम्मू की होगी। हम बिना अनुमति पत्र जाने की घोषणा करते हैं। 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा। 1 विधान, 1 प्रधान और 1 निशान होना ही होगा। या तो विधान लूंगा या बलिदान दूंगा। डॉक्टर शर्मा जी, डॉक्टर शर्मा जी, जी सरकार की आपकी यात्रा के विषय में देखिए, जम्मू कश्मीर में प्रजा परिषद का आंदोलन शुरू हुए 6 माह हो चुके हैं। वहाँ 2500 से अधिक सत्याग्रहियों को बंदी बनाया जा चुका है। 30 सत्याग्रहियों को गोली मारी जा चुकी है और यही आंदोलन पंजाब और दिल्ली में 2 माह हो गए हैं शुरू हुए, जिसमें लगभग 1700 से अधिक सत्याग्रहियों को बंदी बनाया जा चुका है। अच्छा डॉक्टर शर्मा जी, आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, जो ये आंदोलन शांतिमय ढंग से चल रहा है, अब समय आ गया है कि इसे समाप्त किया जाए। इसीलिए मैं जम्मू जा रहा हूँ। डॉक्टर शर्मा जी, सरकार तो आपको वैसे ही पकड़ लेगी जैसे देव पांडे जी और त्रिवेदी जी को पकड़ लिया था। वो तो छूट गए और मुझे किस कानून के तहत पकड़ेंगे? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के जी मैं भी छूट जाऊंगा। मेरा जम्मू जाना इस कानून के तहत नहीं आता है। अच्छा डॉक्टर शर्मा जी, आपके साथ इस यात्रा में कौन कौन है बता सकते हैं? मेरे साथ इस यात्रा में वैद गुरुदत्त, टेकचंद शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी और प्रेमनाथ डोगरा जी और संपूर्ण भारत मेरे साथ है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, शर्मा बाबू जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सर डॉक्टर शर्मा जी, शेख अब्दुल्ला जी के विषय में बताएं। देखिए, मैंने एक तार शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर राज्य को भेजा है। मैं उनसे मिलना चाहूंगा, यदि संभव हुआ तो। आपको लगता है कि शेख अब्दुल्ला आपसे मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? मैं उनसे मिलना चाहता हूं और ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो ना कर दें। अच्छा डॉक्टर शर्मा जी, आप बिना परमिट के जा रहे हैं, इस विषय में कुछ कहिएगा।
परमिट? अपने ही देश में परमिट? यह परमिट तो विदेशियों के लिए है और पाकिस्तानी एजेंटों के लिए, ना कि भारत के नागरिकों के लिए। मैं संसद का सदस्य होने के नाते किसी भी राज्य में जाकर वहां की स्थिति अध्ययन करने का अधिकार रखता हूं। इसीलिए मैं जम्मू जा रहा हूं और बिना अनुमति पत्र के ही जा रहा हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, शेख अब्दुल्ला मुर्दाबाद, हिंदुस्तान तानाशाही नहीं चलेगी, शेख अब्दुल्ला। ठहर जा, बहुत नारेबाजी होगी, ठहर। हाजी श्यामा जी, मैं डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर हूँ। जी कहिए। और जी मैं आपको ये बताने के लिए बाध्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कह देने में हानि नहीं समझता कि पंजाब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि आपको पठानकोट तक नहीं जाने दिया जाए। और हाँ, मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि आपको कब और कहाँ बंदी बना दिया जाए। और जी इसलिए मैं भी अपनी सरकार की आज्ञा का पालन करता हूँ। धन्यवाद। चलता हूँ। सर एक सर श्यामा बाबू एक खुशखबरी है। डिप्टी कमिश्नर साहब मिले थे अभी, उन्होंने बताया कि उनको और उनकी सरकार को ये आदेश मिला है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आगे जाने दिया जाए और साथ ही उनके साथियों को भी जाने दिया जाए। हमें तो लगा था कि श्यामा बाबू को पठानकोट पहुंचने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अब तो पठानकोट पहुंच ही गए। अच्छा, वो डिप्टी कमिश्नर साहब से वो परमिट चाहिए था जम्मू जाने के लिए, लेकिन वो तो माधोपुर पोस्ट चले गए। ठीक है, चलो माधोपुर पोस्ट। अच्छा आओ श्यामा जी, आओ आओ। नमस्कार। ओह सत श्री अकाल। डिप्टी कमिश्नर साहब, हमें जम्मू जाने के लिए परमिट चाहिए। ओ जी, मैं वही बताने वाला था आपको। देखो जी, आपका परमिट बन गया है, लेकिन आप एक काम करो, वो जो सामने पुल देख रहे हो ना, वो जी उसके सामने लखनपुर पोस्ट, वो तब तक आप वहाँ पहुँचो और मैं परमिट वहीं भिजवा देता हूँ। ठीक है? धन्यवाद। ओ जी, जाइए जाइए। और जी सुनिए, आप सभी की यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुकिए श्यामा जी, मुझको एक बुरा कर्तव्य का पालन करना पड़ रहा है। कहिए। आपको आज्ञा है कि आप जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश ना करें। तो यहाँ आने और आगे जाने की स्वीकृति दे दी है सरकार ने, फिर क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, मैं कठुआ का पुलिस सुप्रिंटेंडेंट हूँ और सरकारी आज्ञा अनुसार यह आदेश मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐसा कार्य किया है और कर रहे हैं और करने वाले हैं जिससे जम्मू में शांति भंग होने की संभावना है। इस कारण मैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू और कश्मीर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जन सुविधा अधिनियम के धारा 3A के तहत बंदी बनाने का आदेश देता हूँ। मैं जानता हूँ हम किसी सोचे समझे षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, मैं वैद्य गुरुदत्त टेकचंद शर्मा के साथ अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। चलिए। अटल बिहारी, जाओ और देशवासियों को बताओ कि मैं जम्मू कश्मीर प्रविष्ट तो हो गया हूं, किंतु एक कैदी की हैसियत से। ओ जी जनाब, आपका तो बीपी बढ़ रहा है। ये तो हमारी पारिवारिक विशिष्टता है। ठीक है, मैं दवाई लिख देता हूँ, आपको आराम मिल जाएगा। चलिए। अरे वो कोई डाक है क्या? जी नहीं, कोई डाक नहीं। डाक की बड़ी दुर्व्यवस्था है।
समाचार पत्र भी सप्ताह में 2-3 बार ही मिल पाता है। दुर्भाग्य से जब किसी विशेष समाचार की जरूरत होती है उसी दिन हवाई जहाज नहीं आता दिल्ली से। और यहाँ तो और दिक्कत होगी, डॉक्टर साहब अपने माता जी को बंगला में पत्र लिखते हैं और यहाँ बंगला किसी को आते नहीं। अरे ये मत भूलिए, यहाँ हिंदी का भी यही हाल है। वैसे श्यामा बाबू, आपके साथ ये समय हमारी बहुत सारी जानकारियों को बढ़ा सकता है। आप अपने कुछ अनुभव साझा कीजिए। जैसे सरदार वल्लभ पटेल जी के बारे में कुछ बताइए। सरदार जी उन जैसा कांग्रेस में निर्भीक और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत दूसरा कोई नहीं है। उनके मन में भय कभी आता ही नहीं था। हाँ, ये बात सच है, पटेल जी दिल से चाहते थे कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए तब तक न दिए जाएं जब तक कश्मीर से पाकिस्तानी सेना हटा नहीं ली जाए। और पंडित नेहरू जी के बारे में? नेहरू जी विदेशी विचार वाणी से सुसज्जित होकर भारत की गाड़ी को यूरोपीय लाइन पर ले जाने के यत्न में लगे हैं। विदेशी आदर्शों से सहमत ना होते हुए भी उनके लिए मान रखते हैं। अच्छा होता यदि उनकी शिक्षा में थोड़ा सा हिंदुत्व विचारधारा का अंश होता। सेकुलर पंथ के मुंह में मुस्लिम लीग के पक्षपाती हो गए हैं। वैसे शिक्षा के विषय में आपका क्या सुझाव है? शिक्षा के विषय में आदर्श बात यह है, शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। श्यामा बाबू, मेरे मन में एक प्रश्न है। बताइए। ये जनसंघ बनाने का क्या उद्देश्य है? ये राजनीतिक दल किसी जाति अथवा धर्म के लिए नहीं बनाया गया है। देश हजारों सालों उपरांत आजाद हुआ है। इस तरह से राजनीतिक रूप से संगठित सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, अशोक, हर्ष के काल में था। ऐसी ही स्वतंत्रता और एकता बनाए रखने के लिए जो देशद्रोही देश को विदेशियों के हाथ बेचने के लिए लालायित हैं, उन्हें रोकने के लिए जाति पाति के भेदभाव, प्रांतीय संकीर्णता को दूर करने के लिए, लोगों में मातृभूमि के प्रति भक्ति भावना पैदा करने के लिए, देश को शक्ति संपन्न और विकसित बनाने के लिए, ऐसे सभी विचारों को मन की गहराइयों में रखकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई है। क्या हुआ श्यामा बाबू? नमस्कार डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी। नमस्कार नमस्कार। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है। वो मुझे रोज प्रातः 1 घंटा भर भ्रमण करने की आदत है और वो इस बंगले में हो नहीं पाता है, जिससे मेरी भूख प्रतिदिन कम होती जा रही है। अच्छा, ठीक है, आप इनको 2 पुलिस कांस्टेबल के साथ ऊपर नहर के किनारे घुमाने लेकर जाएंगे। ठीक है? ठीक है सर, मैं चलता हूँ। धन्यवाद। क्या आज हम भ्रमण के लिए जा सकते हैं? नहीं, कोई आज्ञा पत्र नहीं आया। क्या दुर्व्यवस्था है। मैं जी, पीठ में दर्द है। पीठ में दर्द है? पीठ में दर्द है। आप बैठिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, पूरी पीठ में। अरे इंस्पेक्टर साहब! हाँ, क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब को बुलाइए, श्यामा बाबू के पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, बुलाते। हाँ, जल्दी करिए। चलिए चलिए। आइए आइए डॉक्टर साहब।
साइड हटिए, आप लोग साइड हटिए। एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। एक मिनट जनाब, एक मिनट। ओहो भाई, इनको तो ड्राई फ्लूसी हो गई है और जिसकी खून की जांच सिर्फ अस्पताल में ही होगी। तब तक मैं एक काम करता हूँ, इन्हें स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दे देता हूँ। डॉक्टर साहब, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन मेरे अनुकूल नहीं बैठेगा। ये क्यों? पारिवारिक चिकित्सक ने कहा था। ये कब की बात है? ये 1946 की। 1946? 7 साल हो गए जनाब। अब तक मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। दवाई के बारे में मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ। श्याम बाबू, ये दालचीनी मुंह में रख लीजिए, कुछ आराम मिलेगा। देखिए क्या हुआ है। ओहो, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा तुरंत। इंस्पेक्टर चलिए चलिए अरे हम लेके चलते हैं ना। अरे हम अब के लिए आज्ञा वगैरह नहीं आया। अरे आज्ञा पत्र ले आइए, हमें नहीं चले, नहीं जाने देंगे। आप रुकिए यहीं पर। अरे नहीं जाने देंगे हमें। क्या आज्ञा पत्र ले आते हैं हम यहीं रुकिए। नहीं, अब आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। अकेले ले गए। अरे हमारे लिए आज्ञा पत्र ले आते तो क्या हो जाता? अकेले लेकर के चले गए। श्यामा बाबू, क्या तक अकेले ले गए। बाबू को अकेले लेकर चले गए। अकेले पता नहीं कैसे तक। सुनिए। हाँ, क्या हुआ? तबीयत कैसी है? आपको हॉस्पिटल बुलाया गया है। चलिए चलिए चलिए। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उन्हें अकेले लेकर के चले गए। कौन गया था उनके साथ? अरे कोई नहीं, किसी को नहीं जाने दिए, बोले कि आज्ञा पत्र ही नहीं है। हम तो कितना उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमें भी जाने दिया था। अकेले लेके श्यामा बाबू को बताओ। डॉक्टर ने क्या बोला? अभी तक तो कुछ नहीं बोला, अभी बुलाया गया हम लोग को भी यहाँ पे। बता भी नहीं तबीयत कैसी। सुनिए, आप लोगों के लिए बहुत ही दुखद खबर है। आज पराते 3:40 पे श्यामा जी का निधन हो गया। क्या? डॉक्टर साहब, आप तो विश्वास
पत्र मिला। पूरा राष्ट्र मेरे प्रिय पुत्र के निधन का शोक मना रहा है। मेरे पुत्र को एक शहीद की मृत्यु प्राप्त हुई है। उनकी मां होने के नाते मुझे जो शोक है वो इतना गहरा और अनन्य है कि शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं आपसे न्याय की मांग करती हूं। मेरे पुत्र की मृत्यु नजरबंदी के दौरान बिना मुकदमा चलाए हुई है। आपने अपने पत्र में यह समझाने की कोशिश की है कि कश्मीर सरकार ने वह सब कुछ किया था जो किया जाना चाहिए, किंतु आपकी यह धारणा उन सूचनाओं और आश्वासनों पर आधारित है जो आपको प्राप्त हुई है। आपने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि मेरे पुत्र की नजरबंदी के दौरान आप कश्मीर में ही मौजूद थे, परंतु हैरानी है कि उनसे वहां व्यक्तिगत रूप से मिलने से आपको किसने रोका था? मेरे पुत्र की मृत्यु रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई है। क्या यह अत्यधिक स्तब्धकारी और आश्चर्यजनक नहीं है? जब से उन्हें वहां नजरबंद किया गया, मुझे यहां, जो कि मैं उनकी माता हूं, को जो कश्मीर सरकार से सबसे पहली सूचना मिली वो ये कि अब आपके पुत्र इस संसार में नहीं रहे, वो भी उनकी मृत्यु के कम से कम 2 घंटे के उपरांत। यह संदेश कितनी निर्दयता से इतने संक्षिप्त तरीके से भेजा गया। मेरा कश्मीर सरकार पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने इस नियत कर्तव्य को करने में घोर उपेक्षा की है और वो इसका निर्वहन करने में विफल रहे हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसकी जांच होनी चाहिए।
ज़बरदस्त रोल किया आपने, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत इमोशनल। हम लोग रो पड़े और अभी लगा स्वतंत्रता की लड़ाई अभी बाकी है, बाकी है अभी स्वतंत्रता की लड़ाई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डायरेक्टर साहब को आमंत्रित करूंगी कि वो कलाकारों का परिचय कराएं और स्टेज पर आए। आप 2 मिनट पात्र परिचय हो जाए। सुशील अर्नव सिंह, एक रिहर्सल में इन्होंने किया है, उनका एग्जाम चल रहा था, एक रिहर्सल आज दिया है, इन्होंने किया। थैंक यू। रोशन अभिषेक गुप्ता इस नाटक के असिस्टेंट डायरेक्टर ने बहुत मेहनत किया है हर चीज के लिए, एक छोटी चीज के लिए दौड़ रहे हैं। थैंक यू अभिषेक। मुदस्सिर संजय वर्मा नेहरू जी की भूमिका में, उधर से अंकित, सुजीत, अनुराग, प्रमोद, खालिद जी, सूरज पोद्दार, दीपिका वर्मा और मनीष कुमार। गाइड किया है चिन्मय दास जी ने। चिन्मय सर आप आइए प्लीज, आइए बन सकते। म्यूजिक बीजेएम किया है रवि शर्मा जी ने, आइए। ऑपरेट किया है नीतीश झा, बीएनए से पास आउट है, अभी आइए नीतीश। नाटक के राइटर हैं ज्योति जेरिया, इन्होंने लिखा है तभी ये मंच पे आया, मैंने सिर्फ इन लोगों को डायरेक्शन दिया है।